जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हिंदी पेडालॉजी का क्लास दूसरा है जो कि आपके सीटेट जुलाई एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्न है और प्रश्नों के ऊपर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न जो है पूछना क्या चाहता है, कह रहा है कि भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष विधि की चर्चा की जाती है उसमें होता क्या है। ऑप्शन एक दे रखा है, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होना या भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करना, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें दोस्तों होता क्या है, भाषा अर्जन के लिए स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करना। ठीक है, भाषा अर्जन दोस्तों आपको पता है कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या होती है। भाषा अर्जन में बच्चा जो होता है अपने आसपास के माहौल से या जहाँ पे रहता है उसके आसपास के वातावरण से भाषा को ग्रहण कर लेता है। भाषा अर्जन के लिए किसी भी प्रकार के नियम या व्याकरण की जरूरत नहीं होती। बच्चा जिस माहौल में रहता है वहाँ की जो भाषाएं होती हैं अपने आप उसको सुनते देखते देखते दोस्तों ग्रहण होती चली जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि प्रत्यक्ष विधि को लेकर दोस्तों यहाँ पे कुछ कंप्लीट है, यहाँ पे आपको बताया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रत्यक्ष विधि आखिर होता क्या है। ठीक है, यहाँ तो बात कर दी गई कि भाषा अर्जन के स्वाभाविक स्थिति का निर्माण किया जाता है, आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रत्यक्ष विधि होता क्या है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि को लेकर कंप्लीट चर्चा की गई है कि प्रत्यक्ष विधि को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे सुगम विधि, समाप्त सम्राट विधि, प्राकृतिक विधि या निर्वाद विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस विधि में बालक की जो मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषाएं सिखाई जाती है। दोस्तों इसमें कहा गया कि प्रत्यक्ष विधि में होता है कि जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब उसका किसी प्रकार का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसे अन्य भाषाएं जो हैं वे सिखाई जाती हैं बिना उसकी मातृभाषा का प्रयोग किए। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे सीधे मौखिक या लिखित अभ्यास के द्वारा नई भाषा जो है सिखाई जाती है। किसमें? प्रत्यक्ष विधि में। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। जाहिर सी बात है, क्षेत्रीय भाषा कहने का मतलब है बच्चे की मातृभाषा, बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए हुए दूसरी भाषा जो है सिखा दी जाती है। प्रत्यक्ष विधि तभी यूज की जाती है जब बच्चे की मातृभाषा और उसकी जो लक्ष्य भाषा में बहुत ही कम अंतर होता है, बहुत माइन्यूट अंतर होता है, तब इस विधि का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे अब देखिए इस विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण किया जाता है। जो आपकी प्रत्यक्ष विधि है इसमें क्या होता है, भाषा अर्जन आसानी से हो सके स्वाभाविक स्थिति, उसके लिए एक स्वाभाविक स्थिति जो होती है उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इस विधि में बालक को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। दोस्तों इसमें व्याकरण के नियम का कोई ज्ञान नहीं कराया जाता है बल्कि बच्चे को भाषा सिखा दी जाती है। प्रत्यक्ष विधि में ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और बता दें आपको कि प्रत्यक्ष विधि में बालक की मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषाएं जो हैं वो सिखाई जाती हैं। इस विधि में भाषा प्रयोग की जो है प्रधानता होती है। इसमें भाषा प्रयोग की भी प्रधानता होती है। किस विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, इस विधि में मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा जो है सिखाई जाती है। मौखिक और लिखित अभ्यास के द्वारा जो है नई भाषा बच्चे को यहाँ पे सिखाई जाती है। और इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से सीखने पर अधिक से अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके बच्चा उतना ज़्यादा वार्तालाप एक दूसरे से करेगा तो भाषा को अधिक अच्छी तरीके से सीख सकेगा। ठीक, तो दोस्तों आप इंग्लिश सीखते जाते होंगे दोस्तों, वहाँ पे आपकी क्लास कराई जाती है, बच्चों के बीच कम्युनिकेशन कराया जाता है। ठीक है, दो बच्चों के बीच, ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें और भाषा को अच्छी तरीके से सीख सकें। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो ये प्रत्यक्ष विधि होती है इस विधि को
अब व्याकरण विधि के जो दोष हैं उसको दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि चौमस्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चौमस्की के अनुसार डैश के अनुसार या कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या व्याकरण नियमों की जानकारी से ही। तो चौमुस्की के अनुसार के कारण बच्चे सीखते हैं। किसी का भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है बच्चों में, भाषा अर्जन मतलब जिस माहौल में बच्चा रहता है वहाँ की जो भाषाएं होती हैं उसको ग्रहण कर लेता है या अर्जित कर लेता है। इसी कारण बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता वो होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब भाषा अर्जन, देखिए दोस्तों यहाँ पे भाषा अर्जन की चर्चा हो गई, तो भाषा अर्जन के बारे में चलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करते हैं कि भाषा अर्जन आखिर होता क्या। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे भाषा अर्जन को लेके यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाषा अर्जन इस प्रक्रिया में बालक सुनकर, जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है इसके लिए किसी प्रकार का कोई नियम या व्याकरण या दोस्तों कोई भी तरीका या विधि नहीं सिखाई जाती है भाषा अर्जन के लिए। इसमें बालक क्या करता है, सुनकर, बोलकर भाषा ग्रहण करता है तथा निरंतर परिमार्जन करता रहता है तथा उसमें निरंतर दोस्तों बदलाव भी करता रहता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा अर्जन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों भाषा अर्जन, भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाषा अर्जन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीखी हुई भाषा को समझने की क्षमता अर्पित करना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना ही भाषा अर्जन कहलाता है। दोस्तों अगर हम कोई चीज़ सीख ले रहे हैं या भाषा को हम ग्रहण कर ले रहे हैं और उसको दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, भाषा अर्जन कहते हैं। उसी को भाषा अर्जन का नाम दिया गया है। आगे चलें दोस्तों। अब भाषा अर्जन को लेकर दोस्तों जो चौमुस्की हैं उनका विचार क्या था कि भाषा अर्जन क्या होती है। चौमुस्की का मानना था कि बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। बच्चा जैसे पैदा होता है उसमें भाषा अर्जन की क्षमता जो है स्वाभाविक आती है। जाहिर सी बात है बच्चा जो है जहाँ पे पैदा होता है उसके आसपास का माहौल जैसा होता है वहाँ उस चीज़ों को या उसी भाषा को ग्रहण करता रहता है या सीखता रहता है। ठीक है, अब आगे बच्चों में भाषा अर्जन क्षमता के कारण ही वो बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता अगर ना होती तो बच्चा जो है भाषा को सीख न पाता, ये ऐसा मानना है चौमुस्की का। बच्चों में भाषा अर्जित करने की सहजात योग्यता होती है। बच्चों की भाषा अर्जन क्षमता ही भाषा अधिग्रहण में आधार बनती है। जाहिर सी बात है कि जब बच्चा जो है भाषा अर्जन की क्षमता रहेगी तभी उसमें भाषा जो अधिग्रहण करने का आधार बनता है। ठीक है, और बच्चों में भाषा विकास की एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण द्वारा होती है। बच्चों में जो भी भाषाई विकास होती है एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है जिसे क्या बोलते हैं, LAD बोलते हैं दोस्तों, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला जाता है। इसी कारण बच्चों में भाषा अधिग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर सीधे सीधे यहाँ पे अगर बात आ जाए चौमुस्की की तो यहाँ पे LAD अगर लिखा आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे किसकी बात हो रही, चौमुस्की की, कि बच्चों में भाषाई विकास एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण द्वारा होती। चलिए अगले चलते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है। किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सायास या प्रयास के द्वारा सीखना, भाषा के बारे में सीखना। तो भाषा अर्जन, जैसा दोस्तों चौमुस्की कहते हैं कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है बच्चों में जन्मजात होती है। बच्चा जिस माहौल में होता है अगर वहाँ जैसे आसपास की जो भाषाएं होती हैं उसको ग्रहण करता जाता है। ठीक है, और बच्चों में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है जिसके कारण वो भाषा को ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है कि किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, मतलब जानबूझकर नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करके, प्रयासपूर्ण नहीं होता, अनजाने में, मतलब चल रहे हैं या कहीं माहौल में रह रहे हैं वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको सुन के उसको ग्रहण कर लेना या सीख लेना। ठीक है, वही क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब इस भाषा अर्जन को बताने के लिए यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि दो तरह से भाषा सीखी जाती है। जो भाषा सीखने का तरीका होता है या भाषा जो है वो दो तरीके से सीखी जाती है। एक तो होता है भाषा अर्जन और दूसरा क्या होता है, भाषा अधिगम होती है। भाषा अर्जन होता क्या है, भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बालक
भाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने व समझने की क्षमता अर्जित करता है। और अधिगम क्या होता है? अधिगम जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला आपका अधि होता है, दूसरा क्या होता है? गम होता है। अधि का अर्थ होता है भली प्रकार तथा गम का अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी बात या विषय के समीप अच्छी तरह से जाना और उसकी भली भांति जानकारी प्राप्त होना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न है उससे पहले भाषा अर्जन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी जान लीजिए कि भाषा अर्जन एक क्या होती है? अवचेतन प्रक्रिया होती है। देखिए पूछ लेता है कि भाषा अर्जन क्या होती है? अचेतन प्रक्रिया होती है या अवचेतन प्रक्रिया होती है? तो भाषा अर्जन क्या होती है? एक अवचेतन प्रक्रिया है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता हो। दोस्तों अगर ऐसा कहा जाए कि इस बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता नहीं है तो ये गलत होगा, क्योंकि सभी बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो स्वाभाविक रूप से ही होती ही है। ठीक है, भाषा अर्जन एक स्वाभाविक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? अनौपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि भाषा अर्जन बालक बिना विद्यालय जाए, ऐसी चीज़ें दोस्तों जो बालक जो है बिना विद्यालय गए सीख ले वो क्या कहलाती है? अनौपचारिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है वो क्या होती है? अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? बच्चा जो होता है बिना विद्यालय गए ही भाषा को सीख लेता है। इसमें बालक के भाषा सीखने की प्रक्रिया जो होती है व्याकरणीय नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ होती है। बालक क्या बोल रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, ठीक है, उसमें व्याकरण के नियमों का कोई भी मोल नहीं होता, या कोई भी व्याकरण के नियम से पूर्णतः जो बच्चा है वो अनभिज्ञ होता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ अपने आसपास से जो चीज़ें बोली गई उसी को सुना है और उसी को ग्रहण किया। ठीक है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई नियम है जो है वो नहीं बताया गया। बालक वातावरण और लोगों के बीच अंतःक्रिया से भाषा अर्जित करता है। दोस्तों बालक जो होता है लोगों के बीच अंतःक्रिया से, वाइगोस्की कहते हैं कि बालक जो है जितना ज़्यादा बच्चों के संपर्क में रहेगा या बच्चों के साथ अंतःक्रिया करेगा उतना ही ज़्यादा उसके भाषा का जो विकास है वो होगा। ठीक है, अतः कह सकते हैं कि भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक प्रवेश होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बच्चा जो है भाषा तभी अर्जित कर पाएगा जब उसके लिए समृद्ध भाषिक प्रवेश या समृद्ध भाषिक प्रवेश, देखिए दोस्तों कहा गया ना कि समृद्ध भाषिक प्रवेश होना चाहिए। किसके लिए? भाषा अर्जन के लिए। बालक भाषा अर्जन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नियमों को क्या करता है? आत्मसात करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब बच्चा सुनते सुनते कोई चीज़ सीख लेता है तो उसी सीखी गए चीज़ों को आधार बना के आगे के जो नियम होते हैं उनको आत्मसात करता है या उनको भी ग्रहण करता है। आगे चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, आगे। ठीक है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है? मानक भाषा पर बल देना, समग्रवादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करना, वर्तनी संबंधित गृह कार्य। तो भाषा शिक्षण में अनिवार्य है दोस्तों कि समग्रवादी दृष्टिकोण क्या है? समग्रवादी दृष्टिकोण जो है भाषा शिक्षण में अनिवार्य। अब समग्रवादी दृष्टिकोण होता क्या है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर कि समग्रवादी दृष्टिकोण है क्या। कि भाषा का समग्रवादी दृष्टिकोण भाषा विमर्श के गलियारों में होल लैंग्वेज अप्रोच के नाम से जाना जाता है। समग्रवादी दृष्टिकोण को दोस्तों भाषा के में होल लैंग्वेज अप्रोच के नाम से जाना जाता है, जो भाषा को संप्रेषण का माध्यम बनाने और शब्दकोश तथा वाक्यगत नियमों के बंधन के अतिरिक्त अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देने की गुजारिश करता है। कोई भी भाषा अपने समाज की संरचना, साहित्य, संस्कृति या मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्य की प्रचलित मान्यताओं से काफ़ी गहराई से जुड़ी होती है, ताकि हम भाषा के बारे में सोचते समय तमाम तरह के चौखटों से परे एक समग्र दृष्टिकोण जो है वो बना सके। ठीक है, कहने का मतलब है कि समग्रवादी दृष्टिकोण से दोस्तों यहाँ पे तात्पर्य यही है कि भाषा का समग्रवादी दृष्टिकोण जो है होल लैंग्वेज अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, जो भाषा का संप्रेषण मतलब भाषा को संप्रेषण या बातचीत करने का जो माध्यम बनाने और शब्दकोश तथा वाक्यगत नियमों के बंधनों के अतिरिक्त अन्य पहलुओं पे भी, जो भी अन्य पहलू हैं उस पर भी ध्यान देने की गुजारिश करता है। कोई भी भाषा अपने समाज की जो कोई भाषा जो होती है दोस्तों जो अपने समाज की संरचना होती है उसको साहित्य और संस्कृत या मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्य की प्रचलित मान्यताओं से काफ़ी गहराई से जुड़ी होती है। ठीक है, ताकि हम भाषा के बारे में सोचते समय तमाम तरह के चौखटों पर परे एक समग्र दृष्टिकोण अपना सके। आगे भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में देखिए प्रश्न है दोस्तों कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का,
भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का। तो भाषा अर्जित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सब चीज़ें महत्वपूर्ण तो है लेकिन दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, समाज। क्या है, समाज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भाषा के बारे में जान लेते हैं कि भाषा होती क्या है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि या वह ध्वनि जिसका प्रयोग मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है। देखिए, भाषा मुख से उच्चारित होने वाले वह समस्त ध्वनि जिसका प्रयोग मनुष्य या मानव जो है दोस्तों अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है, वह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। यह बच्चों में दक्षता के साथ सहज अभिव्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करता है। भाषा अर्जित संपत्ति एवं सामाजिक वस्तु है। भाषा जो है अर्जित संपत्ति और एक सामाजिक वस्तु भी कह सकते हैं इसको। ठीक है बच्चा, दोस्तों भाषा सबके लिए जरूरी होती है दोस्तों, कि बिना भाषा के हम दोस्तों बेकार है। ठीक है, बिना भाषा के दोस्तों जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य में अपनी बात को कहने के लिए या संप्रेषण करने के लिए या अपनी चीज़ों को बताने के लिए दोस्तों उसे भाषा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रत्येक लोगों को। चलिए यहाँ पे वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान का परिवर्तन भंडार दूसरों के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। देखिए वाइगोस्की दोस्तों जो है, वाइगोस्की का मानना है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए दोस्तों, कभी अक्सर प्रश्न पूछता है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण स्थान निभाती है, यह कथन किसका है, वाइगोस्की का है या नोम चोम्स्की का या किसका है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया जो है उसकी महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन जो है किसका है, वाइगोस्की का कहना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान अपनी सामाजिक संस्कृति से जुड़कर भाषाई नियमों को आत्मसात करते हैं। कहने का मतलब कि जो भाषा का नियम है उसको ग्रहण करते हैं, व्यवहार और बातचीत के तरीके सीखते हैं। जितना ज़्यादा दोस्तों बच्चा जो है असामाजिक अंतःक्रिया समाज के में जाएगा या सामाजिक होगा, उतने अच्छे तरीके से उसके व्यवहार या उसके बातचीत में भी परिवर्तन आएगा और व्यवहार परिवर्तन बातचीत करने का जो तरीका है उसको भी सीखेगा। भाव और विचारों को आसानी, जो उसके भाव हैं या विचार हैं उसको भी आसानी से प्रस्तुत कर पाएगा। ठीक है, मातृभाषा का प्रयोग द्वारा परस्पर संवाद के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं आपको मिला जुला के वाइगोस्की जो है भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है उसके लिए कहते हैं कि भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में समाज का जो है विशेष महत्व होता है। ठीक है, वाइगोस्की का कहना था कि बच्चे जो हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही अपने समाज और संस्कृति से जुड़ते हैं और भाषाई नियमों को भी आत्मसात या ग्रहण कर पाते हैं और व्यवहार और बातचीत के जो तरीका होता है उसको भी सीखते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को या विचारों को या भावों को आसानी से प्रस्तुत कर पाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि दूसरों की बातों को क्या करना, धैर्य से सुनना और सुनी गई बातों पर अपने विचारों को प्रस्तुत करना या अपनी जो टिप्पणी है उसको देना यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, यहाँ पे दोस्तों उद्देश्य की बात की गई है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे किसी बात को सुनकर समझ पाएं या औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के माहौल में प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रख पाए। चाहे दोस्तों कैसा भी माहौल हो, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, दोनों ही परिस्थितियों में या दोनों ही माहौल में प्रभावी ढंग से या एक अच्छे सुसंगठित तरीके से अपनी बातों को रख पाए, किसी किताब को समझते हुए पढ़ सकें और उसे अपनी समझ का निर्णय कर सकें। ठीक है, दूसरों की बातों को धैर्य से सुन सकें और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी दे सकें। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक का या प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चा जो है औपचारिक अनौपचारिक दोनों माहौलों में अपने प्रभावशाली ढंग से अपने आप को व्यक्त कर सके या कह सकते हैं दूसरे की बातों को ध्यान धैर्य से सुने और फिर सुनी गई बातों पर अपनी जो प्रतिक्रिया है उसको व्यक्त कर पाए। आगे आगे दोस्तों यहाँ पे
प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य है कि दूसरों की बात ध्यान व रुचि से सुनना, अपने अनुभव संसार और कल्पना संसार को बेझिझक और सहज ढंग से अभिव्यक्ति करना। मतलब कहने का मतलब है कि अब बच्चा जो है प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य होते हैं दोस्तों, भाषा शिक्षण, शिक्षक के नहीं शिक्षण के उद्देश्य, और अलग अलग संदर्भों में अपनी बात को कहने की जो है कोशिश कर पाए, और कविता को सुनने में रुचि लेना और उसे मजे कहना और सुनाना, ठीक है। और हिंदी में सुनी गई बात, कविता, खेल, गीत, कहानी आदि को अपने तरीके और अपनी भाषा में कहना, सुनना, लिखना व पढ़ना, ये सभी क्या होते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य ये दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है, अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो किस पर बल देता है, किस पे, भाषा प्रयोग पे बल देता है दोस्तों, किस पे, भाषा प्रयोग पे। व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोस्तों होता क्या है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों व्यवहारवादी दृष्टिकोण यह भाषा सीखने को एक यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में देखता, यह आदत निर्माण पर बहुत जोर देता है, यह शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण होता है जो रटने के अभ्यास के माध्यम से रटने और अनुकरण करने पर बहुत अधिक निर्भर करता है। दोस्तों यह बात आ जाती है ना कि यह व्यवहारिक जो दृष्टिकोण होता है यह एक शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण होता है, छात्र केंद्रित नहीं होता है, बल्कि एक क्या होता है, ये एक शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण होता है जो रटने के अभ्यास के माध्यम से रटने और अनुकरण करने पर बहुत अधिक बल या निर्भर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बहुभाषिता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, भाषा का विविधता एक समस्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बहुभाषिता बच्चों की अस्मिता या भाषाएं आपस में क्या करते हैं, संवर्ग या संबंध संवादती हैं। आगे है दोस्तों, और बहुभाषी कक्षा होती क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बहुभाषी जो कक्षा होती क्या है। तो बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य यह है कि यह बहुभाषी कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जिसमें दो से अधिक प्रकार की बोली जाने वाली भाषा के छात्रों की उपलब्धता हो और साथ में उन्हें अपनी अपनी बात को बोलने के अवसर की उपलब्धता हो। जाहिर सी बात है ऐसी कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न भिन्न राज्य के बच्चे हों या विभिन्न क्षेत्र के बच्चे हों जो अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग कर सकें, और ऐसी कक्षा जो है वो क्या कराती है, बहुभाषी कक्षा कराती है। ऐसी कक्षा जिसमें दो या दो से अधिक मातृभाषा बोलने वाले छात्रों की उपलब्धता के साथ उन्हें अपनी अपनी भाषा बोलने के अवसर भी उपलब्ध हों, वह क्या कहते हैं, बहुभाषी भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत एक बहुभाषीय देश है, ये भी सत्य है कि भारत जो है एक बहुभाषी देश है और भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। ये क्या दोस्तों, भारत की भाषिक विविधता क्या है, एक जटिल चुनौती है, किंतु भाषा की विविधता एक समस्या नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कहा गया है कि भाषा का विविधता एक चुनौती जरूर है लेकिन भाषा की विविधता एक समस्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो समस्या की बात कही गई थी कि भाषा का विविधता एक समस्या है, बिल्कुल गलत है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती जरूर है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा क्योंकि भाषा की विविधता एक समस्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं दोस्तों बहुभाषिता के बारे में। ये बहुभाषिता बच्चों के गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देना, बहुभाषी कक्षा दोस्तों उसमें बच्चों के गृह भाषा के प्रयोग को क्या किया जाता है, सम्मान देता है। बच्चों को उनकी गृह भाषा में कहने और सुनने की पूरी आज़ादी होती है। बहुभाषिक बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की वैचारिक तुलना में अच्छी होती है। जाहिर सी बात है जो बहुभाषी बच्चे होते हैं वे वैचारिक क्षमता जो होती है उनके विचार करने की या अपनी बातों को कहने की वो अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है।
आगे दोस्तों कि कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक कक्षा जो होती है उसमें विभिन्न विभिन्न सांस्कृतिक या पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, तो उनकी भाषा भी अलग अलग होती है। कक्षा में सभी बच्चों की भाषा को उचित स्थान देना ही बहुभाषिकता कहलाती है। बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, आगे है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उचित तरीका है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का क्या करना, अवलोकन करना। चलिए आगे चलते हैं कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, क्योंकि अवलोकन आकलन का वह भाग है जो भाषा शिक्षण के दौरान बच्चों की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखने से संबंधित है। बिल्कुल सही, जब बच्चा भाषा का प्रयोग कर रहा होता है उस दौरान बच्चे की जो गतिविधियां हैं उसको ध्यान से देखने के संबंधित क्या होता है दोस्तों, भाषा का अवलोकन करना। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन बच्चों में भाषा की समझ और सहज अभिव्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करता है कि बच्चा जो है वो किस तरीके से भाषा को समझ पा रहा है और उस भाषा को अपने तरीके से किस प्रकार से उसको आसानी से उस अभिव्यक्त कर पा रहा है या उस चीज़ों को प्रेजेंट कर पा रहा है। ठीक है, यह बच्चों में संप्रेषण कौशल को दक्ष बनाता है। यह बच्चों में क्या करता है, कम्युनिकेशन या अपने आपसी बातचीत को के जो कौशल है दोस्तों उसको क्या करता है, उसमें मजबूत बनाता है, जिससे बच्चे विभिन्न संदर्भों में अपनी भाषा का जो प्रयोग है वो कर पाते हैं और उसमें क्या होते हैं, सफल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही।